हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आई एम श्वेता और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनवीएस का जो हमारा टीजीटी सोशल साइंस की क्लासेस चल रही है। इसमें हमारी हिस्ट्री चल रही है जो कि ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है और ये हमारी क्लास नंबर 17 है। आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या है। और दूसरी बात है एमसीक्यूज की सीरीज है, उसकी प्लेलिस्ट जाकर आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने मेंशन कर दिया है वहाँ पर। इसके अलावा प्लेलिस्ट एक और मिलेगी आपको जिसमें कि आपके प्रीवियस पार्ट आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है। हाँ, एक चीज और, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स भी करा दो तो इकोनॉमिक्स भी होगी। अभी मैं फिलहाल इसकी वीडियोस के बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस आएगा और उसके बाद मैं यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ पॉलिटी। इसके बाद हम पॉलिटी शुरू करेंगे। पॉलिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक, मतलब एक सीरीज से चल रहे हैं तो इकोनॉमिक्स भी होगी, चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। सारा टॉपिक और सारा सिलेबस आपको यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। इसके अलावा एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फिर कह सकते हैं इसको प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के अलावा इसको महान युद्ध भी कहा जाता है। महान युद्ध के अलावा इसको बहुत सारे जो युद्ध चल रहे थे उनको समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जा सकता है। तो वर्ल्ड वॉर का जो ये टॉपिक है ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपकी रशियन रेवोल्यूशन भी की भी इसमें थोड़ा सा पॉइंट आएगा। जर्मनी की यहाँ पर बात की जाएगी, इसके अलावा फ्रांस। तो इन सब कंट्रीज की वजह से क्या क्या चीजें हुई, ऐसी क्या कंडीशंस हुई जिनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि जाननी जरूरी होती है, इसलिए हम जानेंगे कि इसकी क्या पृष्ठभूमि रही। ये जो वर्ल्ड वॉर 1 था यानी प्रथम विश्व युद्ध था, ये शुरू हुआ 28 जुलाई 1914 से और खत्म हुआ 11 नवंबर 1918 को। ठीक है। ये जो प्रथम विश्व युद्ध है इसको महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो ग्रुप बट गए थे, दो शक्तियां थी। प्रथम खेमा था यानी प्रथम जो ग्रुप था, मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था। मित्र देशों की अगर बात की जाए तो इसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और शक्तिशाली देश जैसे शक्तिशाली देश इसमें शामिल थे। वर्ष 1917 में इसमें कौन ऐड हो गया था, अमेरिका भी शामिल हो गया था, जिससे इसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई थी। तो मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ये थे और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था। दूसरी बात है, और इन्होंने किसने, सर्बिया की तरफ से युद्ध लड़ा था। ठीक है, इस खेमे से। फिर बात आती है केंद्रीय शक्तियों की। इसमें मुख्य देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इसके अलावा ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया। शुरुआत में इसमें इटली शामिल था। ठीक है, लेकिन वो फिर बाद में इनके साथ ऐड हो गया था, इनके साथ चला गया था। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस युद्ध के बारे में, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। युद्ध के अगर कारण की बात करें हम यहाँ पर, तो बहुत सारे रीजन थे, कोई एक कारण नहीं था जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। या फिर कोई भी घटना इतिहास में जो हुई है, कोई युद्ध वगैरह, उसमें कोई एक रीजन कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि अचानक से कुछ हुआ। अचानक से नहीं, कुछ ऐसी कंडीशंस शुरू से ही काफी टाइम से, काफी वर्षों से चली आ रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब हम इस चीज को झेल नहीं सकते। तो यही चीज हुई और कोई एक रीजन चाहिए होता है जो कि उस वक्त आग में घी डालने का काम करता है और उसकी वजह से फिर युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो युद्ध के कारण में नंबर 1 पर हम देखेंगे जर्मनी की नई अंतरराष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। तो अंतरराष्ट्रीय विस्तारवादी नीति का क्या मतलब होता है भाई, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ के सम्राट की बात करेंगे, विल्हेम द्वितीय। ठीक है, विल्हेम द्वितीय जो यहाँ के सम्राट थे जर्मनी के, 1890 में इन्होंने यहाँ पर एक नीति शुरू करी और वो नीति थी विस्तारवादी नीति। विस्तार का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, आगे बढ़ाना। ठीक है, तो विस्तार की नीति इन्होंने शुरू की, जिसमें जर्मनी के लिए वो क्या चाहते थे कि जर्मनी एक बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री बन जाए, जिसका जो मतलब कह सकते हैं जिसका जो कंट्रोल है वो पूरे विश्व पर हो। ठीक है, तो बड़ी नीति इन्होंने चलाने की घोषणा करी और विश्व शक्ति के रूप में इसको लाने का प्रयास किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जो विश्व के अन्य देश थे यानी दूसरे जो देश थे, जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखने लगे। मतलब क्योंकि इसकी विस्तारवादी नीति जो थी वो सभी को नुकसान पहुंचाने वाली थी। अब कोई कंट्री ये थोड़ी ना सोच के खुश होगी कि हमारे ऊपर अब ये वाली कंट्री कंट्रोल कर लेगी। तो जैसे ही खतरा देखा तो उसके लिए फिर उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। तो एक उभरता हुआ खतरा था पूरे विश्व के लिए ये जर्मनी, और जिससे इसमें अंतरराष्ट्रीय क्या आ गया, अस्थिरता की नीति देखने को मिली, यानी अब इंटरनेशनल लेवल पे एक संकट के रूप में ये चीज उभरी। सेकेंड हम बात करेंगे म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस, यानी एक ऐसी परस्पर रक्षा सहयोग। देखिए, जब हमें पता है
एक कंट्री को पता है कि उसकी दूसरी कंट्री से बिल्कुल भी नहीं बन रही है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ एक ऐसे रास्ते ढूंढेगा, वो कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने की कोशिश करेगा जहां उसको कुछ कंट्री साथ दे, ठीक है। और ये हालत किसी एक कंट्री की नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज है। ये जो युद्ध हुआ था मेनली कहाँ हुआ था, यूरोप, एशिया। इसमें कौन कौन से महाद्वीप इन्वॉल्व थे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कुछ देश इसमें इन्वॉल्व थे। तो इसीलिए इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये युद्ध जल, थल और वायु तीनों से लड़ा जाने वाला युद्ध था, इसलिए इसको महान युद्ध या फिर महायुद्ध की संज्ञा भी दी गई है। तो जब एक इनसिक्योरिटी होगी किसी कंट्री को, तो वो एक ऐसी कंट्री ढूंढेगा जो मुश्किल वक्त में उसका साथ दे, जब उसको उसकी जरूरत हो। तो यही चीज चली आ रही थी, परस्पर रक्षा सहयोग की अलायंसेस बनने लगे, ग्रुप्स बनने लगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए 1882 की ये है संधि, परस्पर रक्षा सहयोग यानी त्रिपक्षीय एक संधि हुई, जिसमें जर्मनी को ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली से जोड़ती है ये। यानी इसमें त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन था शामिल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। यानी अगर ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर हमला होता है तो जर्मनी उसके साथ आ जाएगी, साथ में इटली भी उसका साथ देगा। या फिर इटली के ऊपर कोई दिक्कत आ जाती है तो ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी भी उसका साथ देंगे। और आपने देखा होगा ये एक ही तो ग्रुप में थे ना। त्रिपक्षीय सौहार्द, अभी हमने बात की है कि त्रिपक्षीय संधि हुई एक 1882 में, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। ऐसे ही इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे, ठीक है। इसका संबंध किससे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से, जो कि वर्ष 1907 तक समाप्त हो गया। अब बात करते हैं यूरोप की कंडीशन की। तो यूरोप में दो प्रतिद्वंदी समूह बन गए थे, ठीक है। आपने देखा जहां पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली साथ में है, वहीं पर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस को साथ में देखा गया। आपको पता ही ये जो युद्ध है ये जल, थल और वायु सबसे लड़ा गया था, और इसमें जो मेनली थे अफ्रीका, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट शामिल थे। तो काफी ज्यादा ऐसी कंडीशंस बनने लगी। नेक्स्ट देखते हैं साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। हम हिस्ट्री की बात करें और वहां पर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद शब्द नहीं सुने तो बहुत गलत हो जाएगा। तो साम्राज्यवाद शब्द जो है ये तो बहुत ही पुराना है। हम भारत जो है इसको भी क्या बनाया गया था, उपनिवेश बनाया गया था इंग्लैंड द्वारा। वही चीज है, साम्राज्यवादी नीति जो है वो यूरोप में अब चलन में आ गई थी। यानी यूरोप में कंट्रीज जो है ज्यादातर अब दूसरे देशों को अपने कंट्रोल में लेने की नीति को लागू कर रहे थे। मतलब, और इनका मेन पर्पस क्या होता था, लाभ कमाना। तो आपने देखा ही है इंग्लैंड वगैरह काफी सारी कंट्रीज थी, ये साम्राज्यवादी नीति इन्होंने चला रखी थी। यानी जो दूसरे देश हैं जैसे कि यूरोप के जो कंट्रीज हैं, ये एशिया, अफ्रीका, इन सबके ऐसे देश जहाँ से इनको काफी ज्यादा कच्चा माल मिल सकता था, यानी रॉ मटेरियल मिल सकता था, या फिर बहुत ज्यादा उनके पास पैसा था। तो इस तरीके से वहां जाकर उन्होंने क्या किया, उनको अपना उपनिवेश बनाया लाभ कमाने के लिए। तो ये सब चीजें तो चली रही थी। ऐसे में जर्मनी ने भी ये चीज शुरू कर दी, और इसके अलावा इटली की हालत भी ऐसी ही थी, वो भी चाहता था साम्राज्यवादी नीति के तहत अपना ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना। लेकिन इनके लिए विस्तार की संभावना क्या हो गई थी, थोड़ी कम बची थी, ठीक है, क्योंकि सभी तो कंट्रीज ये काम कर रहे थे ना यूरोप की। तो इसका जो परिणाम हुआ, इसका जो रिजल्ट हुआ, क्या हुआ कि उपनिवेशवादी जो विस्तार की नीति इन्होंने अपनानी शुरू करी, और ये सोचा कि अब हम बलपूर्वक ये चीज चलाएंगे, यानी दूसरे देशों को अपना क्या बनाएंगे, उपनिवेश बनाएंगे, बलपूर्वक बनाएंगे। और किसी भी तरीके से हमें क्या है, ये चीज करनी ही है, क्योंकि हमें अपने देश में इनकम अपनी बढ़ानी है। तो इस तरीके से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी कंट्रीज के बीच में कि मेरे उपनिवेश ज्यादा होने चाहिए, मैं ज्यादा उपनिवेश बनाऊंगा। तो ये जो प्रतिस्पर्धा वाली जो फीलिंग है जो सबके बीच में आ रही थी, इसने ही इस साम्राज्यवाद को और ज्यादा हवा देनी शुरू करी, और यूरोप में टकराव की स्थिति इसी हिसाब से बनने लगी, ठीक है, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ ये लोग बढ़ गए। क्योंकि यूरोप में सभी कंट्रीज ये काम कर रही थी, तो प्रतिस्पर्धा तो होनी ही थी। जैसे कि अगर बात करें, जैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उस वक्त भी वो एक चार्टर के तहत आई थी कि अब और कोई जो कंपनी है वो यहाँ पर नहीं आएगी, नहीं तो प्रतिस्पर्धा का उनको यानी कंपटीशन का सामना करना पड़ता। तो सेम कंपटीशन इस वक्त भी देखने को मिल रहा था, उपनिवेश बनाने का कंपटीशन। सैन्यवाद की अगर हम बात करें, देखिए अगर साम्राज्यवाद की नीति के तहत देखें तो यहाँ पर मोरक्को और बोस्निया संकट भी इसी वजह से ही हुआ था, ठीक है। इसमें इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में कंपटीशन देखने को मिला। बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना, इसमें भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला, ठीक है। सैन्यवाद देखते हैं, सैन्यवाद का क्या मतलब होता है। सैन्यवाद का मतलब होता है जब पूरा देश किस चीज में शामिल हो चुका था, हथियार की दौड़ में शामिल हो चुका था, ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री के ऊपर अपना खर्चा करने लगा था, हथियार बनाने लगा था,
और सैनिक रखने लगा था, सैन्य का निर्माण करने लगा था। इस बारे में हम देखेंगे सबसे पहले 1914 तक जर्मनी में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई इस सैन्य निर्माण की, यानी सेना में होने वाली सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। इसके अलावा ब्रिटेन भी इसमें आगे बढ़ रहा था, ठीक है। और ये लोग किस पर काम कर रहे थे, अपनी नौसेनाओं पर काम कर रहे थे, यानी अपनी नेवी पर काफी काम कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ और आगे कंपटीशन देखने को मिलना ही था, ठीक है। और इस हिसाब से यहाँ पर 1911 में यूरोप में प्रतिस्पर्धा हुई कंट्रीज के बीच में, जिसका परिणाम हुआ अगादीर का संकट, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई लेकिन ये सॉल्व नहीं किया जा सका, ठीक है। तो हमने देखा कि जर्मनी, इंग्लैंड ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, इन चीजों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम राष्ट्रवाद। तो इन सब का परिणाम क्या थी, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। इन सब चीजों की वजह से उनमें क्या हो रहा था, कंपटीशन। और कंपटीशन ने ही आगे किस चीज का रूप लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि एक दूसरे के लिए खिलाफ हो गए ना, खिलाफ हुए तो फिर गलत काम करने लगे एक दूसरे के प्रति, तो वही फिर बहुत घृणा की चीजें हुई और वर्ल्ड वॉर 1 में ये चीजें सामने आई, एक मौका मिला इनको और ये एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, एक ऐसी भावना जिसमें हम अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र का विचार करते हैं कि ये हमारी कंट्री है, नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, ये हमारा नेशन है। तो जर्मनी और इटली का क्या हुआ, जब एकीकरण हुआ तो उसमें राष्ट्रवादी भावना काफी ज्यादा डेवलप होने लगी थी, है ना। इसके अलावा बाल्कन जो क्षेत्र है वहां पर भी राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी थी। तो बाल्कन जो प्रदेश थे वो किसके कंट्रोल में थे, तुर्की साम्राज्य के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में थे, तुर्की साम्राज्य के कंट्रोल में। बाल्कन जो प्रदेश थे वो तुर्की साम्राज्य के कंट्रोल में थे। और जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे बाल्कन क्षेत्र में, वो क्या करने लगे, वो फ्रीडम की डिमांड करने लगे। आपने हिस्ट्री में ये चीज देखी होगी, अगर मुगल्स की बात करें या फिर कुछ और राजा, वो जिसको अपना सामंत बनाते थे, जिसको एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता था, होता तो राजा के कंट्रोल में ही था, लेकिन जब राजा की पावर कम होने लगती थी और इसकी पावर बढ़ने लगती तो ये क्या कहता था, ये उस पूरे एरिया के ऊपर अपना खुद को अपना राजा घोषित कर देता था, बोलता था कि अब मैं ही इस एरिया का राजा हूँ, क्योंकि जो मेन है राजा है उसके पास पावर कम है। तो ये चीज हर जगह लागू होती है, जब कमजोर पड़ने लगता है साम्राज्य तो फिर जो दूसरी शक्तियां हैं वो उठने लगती हैं। तो बाल्कन क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने फिर क्या कहा, स्वतंत्रता की डिमांड उन्होंने शुरू करी। और इस चीज में बोस्निया और हर्जेगोविना यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, कौन से, स्लाविक लोग, ठीक है। अब ये किसका पार्ट नहीं रहना चाहते थे, ये ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट रहना नहीं चाहते थे। आपको पता है ना, यूरोप की कंडीशन आज की जैसी नहीं थी। जैसे आजकल एक पूरा नेशन का नाम रख दिया गया ना कि ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये रूस है, ये इंडिया है, ये जगह, इस तरीके का नहीं था। पहले ये था कि पहले थोड़े छोटे छोटे जो क्षेत्र थे वो आपस में राजा वाजा उनको कंट्रोल कर लिया करते थे, तो वो फिर कंट्रोल में आ जाया करते थे और उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया जाता था। तो यही चीज हो रही थी, ठीक है। ये चीज तो बहुत बाद में आई है, अब कंट्रीज वाली बात। पहले क्या था, कंट्रोल बहुत ज्यादा किया जाता था दूसरे क्षेत्रों पर। तो बोस्निया की हमने बात कर ली है, हर्जेगोविना की बात कर ली है। ये हर्जेगोविना और बोस्निया में स्लाविक लोग रहते थे जो ऑस्ट्रिया हंगरी का अब और ज्यादा हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे। और ये क्यों था ऐसा रीजन, क्योंकि उनकी अपनी भाषा, अपना एक कल्चर था जो कि वो चाहते थे कि कोई दूसरा कल्चर उनके ऊपर नहीं थोपा जाए। तो यही चीज थी। ये लोग कहाँ चाहते थे, स्लाविक लोग ये चाहते थे कि हमें कहाँ शामिल कर दिया जाए, सर्बिया में, ठीक है। हमें ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट नहीं रहना है, हमें पार्ट बनना है सर्बिया का। और इनकी जो इच्छा है इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया गवर्नमेंट द्वारा, और ये चीज आगे चलकर युद्ध की शुरुआत का एक बहुत बड़ा रीजन बनी। तो ये सब क्या था, ये सब राष्ट्रवाद ही तो था ना। इसके अलावा राष्ट्रवाद से रिलेटेड कुछ और बात भी है, जैसे कि रूस का मानना था कि जो स्लाव्स हैं, यानी जो स्लाव लोग हैं, रूस का मानना था कि जो स्लाव है, अगर ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की से स्वतंत्र हो जाएंगे, मतलब इनका अगर प्रभुत्व यहाँ से हट गया, तो क्या होगा, रूस में भी क्या होगा, अखिल स्लाव और सर्व स्लाववाद आंदोलन को बल दे दिया। किसने, रूस ने, ठीक है, क्योंकि रूस ने कहना कि इस चीज को एक्सेप्टेंस दे दी थी।
तो क्योंकि रूस इन स्लाव्स के साथ आ गया था, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो तो उसके अगेंस्ट होना ही था। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, और जिसके कंट्रोल में है, अभी तो उसके किसी दूसरे देश के कंट्रोल में है, इतने में कोई और आए और ये भाई हाँ हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये चीज, और ये इसका सपोर्ट करे, तो ये दोनों आपस में दुश्मन तो बन ही जाएंगे। वही चीज हुई यहाँ पर रूस के आने से। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रवादी भावना के बाद किसी प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव होना, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि लोग लट के यार होते हैं ये कहावत है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस तरीके की बात, ये कुछ मुहावरे हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिसके पास पावर है उसी के पास सब कुछ है। और इसके अलावा एक चीज और होती है, कानून। ठीक है, कि लोगों को चीजें सीधी सादी समझ में नहीं आती जब तक कानून कोई बना के लागू नहीं किया जाए। भाई कानून की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए तो पड़ी क्योंकि लोग क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है चीज सही है या गलत है। आप कुछ गलत करेंगे तो उनको कानून के अंडर लाया जाएगा, और फिर उस पर्टिकुलर कानून के तहत उनको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो एक तरीके से क्या है, लोग दंड से ही इस चीजों को समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी नहीं। यूरोप में कोई भी कंट्री कुछ भी कर रही है, किसी को उपनिवेश बना रही है, कहीं भी युद्ध घोषित कर रही है, तो किसी के साथ कोई भी ऐसा एक इंटरनेशनल ग्रुप नहीं था। जैसे कि आजकल हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें, तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए। किसी भी देश में कुछ गलत होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी चर्चा होती है। हालांकि वो अलग बात है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे किसका प्रभुत्व है या फिर उसको कौन ठीक से कंट्रोल करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी जरूर चाहिए। उस वक्त ऐसी कोई संस्था नहीं थी, तो ये जो साम्राज्यवादी नीति है उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। सैन्यवाद चल रहा है कंट्रीज के द्वारा, उसको कोई देखने वाला नहीं था। उग्र राष्ट्रवाद चल रहा है, तो तभी भी कोई उसको देखने वाला नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से कंट्रीज में खटास आ रही थी, मतलब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कंपटीशन में जा रहे थे, तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। पूरा जो यूरोप है वो एक तरीके से कैसी स्थिति में पहुंच गया था, अराजक स्थिति में पहुंच गया था, एक भयंकर स्थिति में पहुंचने वाला था, और धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध की तरफ, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर तात्कालीन कारण की अगर बात करें, जो उस वक्त का मेन रीजन था, जो मैंने आपको बोला था ना कि किसी घटना को घटित होने में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना होती है जो आग में घी डालने का काम करती है, और वो था यही चीज। तो तात्कालीन कारण क्या था, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो थे उनकी हत्या। ठीक है, अब बात पूरे के पूरा मामला क्या था, ये पूरा मामला था जून 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी की अगर बात करें, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, इसके सिंहासन पर, यानी इसके क्राउन का जो उत्तराधिकारी था, हियर था, उत्तराधिकारी था, वो कौन था, यही व्यक्ति आर्कड्यूक। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। 1914 की बात है, ऑस्ट्रिया हंगरी में जो क्राउन का उत्तराधिकारी था, यानी सिंहासन का उत्तराधिकारी था, वो था आर्कड्यूक फ्रांस। तो ये ये एक दौरा कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे, और वो जगह कौन सी थी, साराजेवो। ठीक है, और ये जगह कहां पर है, बोस्निया में। तो यहाँ का ये दौरा कर रहे थे, और उसी वक्त इनको क्या मार दी गई, गोली मार दी गई, और इनकी क्या हो गई, हत्या हो गई, यानी इनका मर्डर कर दिया गया। एक सर्बियाई था, एक सर्बियाई नागरिक था, एक सर्बियाई व्यक्ति था, जिसके सोचना था कि जो ऑस्ट्रिया है उसकी बजाय सर्बिया जो है उसको बोस्निया पर अपना नियंत्रण कर लेना चाहिए। ठीक है, सर्बियाई व्यक्ति था, उसने क्या कहा कि बोस्निया पर किसका कंट्रोल होना चाहिए, सर्बिया का, जबकि किसका कंट्रोल था यहाँ पर, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इस व्यक्ति का मानना था कि बोस्निया पर क्योंकि सर्बियाई था तो सर्बिया की तो बात करेगा, इसका कहना था कि जो बोस्निया है वो किसका पार्ट होना चाहिए, ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट ना होकर ये सर्बिया का पार्ट होना चाहिए। और इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, आर्कड्यूक की जो हत्या हुई, उसकी सारी घटना की जो यूरोप में इस बारे में चर्चा होने लगी, यानी यूरोप में इस बारे में बात होने लगी, और इस पूरी चीजों के लिए सर्बिया को क्या ठहराया गया, उत्तरदायी ठहराया गया। ठीक है, इस घटना का जो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है वो ऑस्ट्रिया ने किसको ठहराया, सर्बिया को ठहराया। तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में क्या होने लगा, फिर वाद विवाद शुरू हो गया। किसके, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में क्या शुरू हुआ, विवाद शुरू होने लगा। और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को क्या दी, चेतावनी दी कि 48 घंटों के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना है, इसकी स्थिति का पता लगा के और अपराधियों को हमारे हवाले करो।
जिसने भी ये काम किया है, गोली मारी है, उसका पता लगाओ और उसको हमारे हवाले कर दो। मतलब एक तरीके से डिमांड रखी सर्बिया के सामने। लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की इस बात को सुनने से, इसके ऊपर कुछ रिएक्ट करने से बिल्कुल भी मना कर दिया और इसको एक तरीके से पूरा रिजेक्ट कर दिया, इस बात को नहीं माना, इस मांग को बिल्कुल ठुकरा दिया। इसके बाद क्या हुआ, फिर होना क्या था, फिर वो आया 28 जुलाई 1914। ठीक है, तो 28 जुलाई 1914 को जब ऑस्ट्रिया को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध क्या चीज की घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा फिर फाइनली कर दी। और देखते ही देखते, क्योंकि सर्बिया के साथ जो अलग अलग कंट्रीज थी वो शामिल हो गई और ऑस्ट्रिया के साथ जो अलग अलग कंट्रीज इसके सपोर्ट में आई, इस युद्ध में फिर धीरे धीरे वो भी शामिल होने लगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस तरीके से अलग अलग जो गुट थे वो बनने लगे। और अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, देखिए बहुत सारी संधियां की हुई थी ना, हमने बात की थी कि अगर सर्बिया के ऊपर कोई हमला करेगा तो उसके साथ ये कंट्री शामिल हो जाएगी। सेम चीज थी ऑस्ट्रिया के साथ कि ऑस्ट्रिया ने भी संधि की हुई थी कि अगर उसके ऊपर हमला होता है तो ये सारी कंट्रीज के साथ शामिल हो जाएगी। तो इस तरीके से दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया और फाइनली ये प्रथम विश्व युद्ध बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं युद्ध के चरण, यानी कौन कौन से स्टेप्स थे जिनकी वजह से जिन स्टेप्स में ये युद्ध हुआ। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में सभी मोर्चों पर ये युद्ध संघर्ष शुरू हुआ और इसके दो मुख्य परिदृश्य क्या थे, इसके दो एस्पेक्ट क्या थे, जिसमें एक था पश्चिमी मोर्चा जहां पर जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस के साथ था, मतलब इनके साथ युद्ध किया। जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ युद्ध किया और 1917 के बाद अमेरिका भी इसमें जुड़ गया। अच्छा, अमेरिका के जुड़ने की क्या कहानी है, ये कहानी है कि जर्मनी जो है वो अपनी पनडुब्बियों के थ्रू, मतलब उसका क्या पर्पस था, जहाजों को डुबोना। ठीक है, वो क्या कर रहा था, ब्रिटेन के जहाजों को डुबो रहा था। तो ऐसा ही एक जहाज था, उस जहाज को इसने डुबो दिया था, लेकिन इस जहाज में अमेरिका के भी कुछ लोग शामिल थे। तो अमेरिका ने फिर ब्रिटेन को सपोर्ट किया और इस वजह से 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। दूसरा मोर्चा था पूर्वी मोर्चा, जिसमें रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। किसने, रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ सेनाओं में खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है, तो जर्मनी पश्चिमी मोर्चे पर ब्रिटेन, फ्रांस से लड़ रही थी और पूर्वी मोर्चे पर रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ा। वर्ष 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी, शुरू में जर्मनी को बढ़त हासिल हुई, लेकिन उसके बाद पश्चिमी मोर्चे पर एक लंबा और क्रूर युद्ध शुरू हो गया। इस बीच में पूर्वी मोर्चे पर भी जर्मनी की हार हुई। ऐसा नहीं हुआ, मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हुआ। शुरू में सब कुछ ठीक नजर आया, लेकिन फाइनली जो जर्मनी है उसको घुटने टेकने पड़े। और जो रीजन था युद्ध खत्म होने का, वो जर्मनी ने तो बोला था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने, कि ऐसा है युद्ध बंद कर दो, हमारे बस की और युद्ध लड़ना नहीं है। तो 1917 में दो घटनाएं हुई जिनसे संपूर्ण युद्ध का रुख ही बदल गया। इनमें से एक और जहां संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ जुड़ गया तो उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ रूसी क्रांति के बाद रूस जो है युद्ध से बाहर हो गया था, यानी रूस ने खुद को अलग कर लिया था युद्ध से। जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, उसने एक अलग शांति समझौते पर फाइनली फिर हस्ताक्षर कर लिए थे। रूस में क्या हो रहा था, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हो रही थी और काफी ज्यादा जो हालात है वो काफी बदले हुए थे रूस में, तो इस वजह से यहाँ से हट गया था। लास्ट में वर्ष 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया। ठीक है, मतलब वो घुटने टेकने पर मजबूर उसको कर दिया। फिर बात आती है अक्टूबर नवंबर की। 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। फाइनली उसको भी क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। जब युद्ध में पराजय हुई तो आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति हो गई और जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय को गद्दी त्याग करनी पड़ी। ठीक है, इसके बाद जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही हाँ, जब हमने हिटलर की बात की थी ना, तब हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या ऐसी चीज हुई थी, जो वर्साई की संधि हुई थी उसकी वजह से काफी ज्यादा चीजें बदली। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था, जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था हमने कि किस तरीके से पश्चिम और पूर्वी मोर्चे पर रशिया के हालात थे और जर्मनी के हालात थे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, शायद मैंने वहां पर क्या बोला था, शायद जर्मनी बोला था,
लेकिन यहाँ पर फ्रांस है जिसने पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे की हमने बात की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो वीडियो जो बाकी वीडियोस हैं उनको भी जरूर देख लेना। तो जर्मनी जो है, जर्मनी में वेमर गणराज्य की स्थापना हुई थी। साथ ही नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम घोषित कर दिया था और उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। फिर है ये जो बहुत बुरा भयंकर प्रथम विश्व युद्ध इस तरीके से समाप्त हुआ था। मतलब फाइनली जर्मनी जब कमजोर पड़ा तभी ये युद्ध समाप्त होने की कगार पर आया। युद्ध के लिए उत्तरदायी यानी युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन ठहराया गया, ये देखने वाली बात है। युद्ध के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल थी, ये सभी को पता है। ठीक है, कुछ एक कंट्रीज थी जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन क्या हुआ, इससे तबाही तो बहुत ज्यादा मची थी, बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए थे। जो आम नागरिक थे उनकी संख्या भी यूरोप में कम हो गई थी काफी। और जो वर्साई की संधि थी उसने तो फाइनली जर्मनी को क्या कर दिया था, बहुत बड़ा एक उत्तरदायी ठहराया था। यानी वर्साई की संधि जो थी उसके तहत जर्मनी को ही इस युद्ध का क्या ठहराया गया, रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। और ये मित्र राष्ट्रों द्वारा, यानी वो जीतने वाले राष्ट्र थे, उनकी तरफ से ये एक कैसा निर्णय था, एक पक्षीय निर्णय था। यानी उन्होंने इसके साथ बिल्कुल ऐसे बर्ताव किया कि सिर्फ जर्मनी ही इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी कंट्रीज थी सारी की सारी ही रिस्पॉन्सिबल थी इस युद्ध के लिए। सिर्फ जर्मनी को कहना एक तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब सर्बिया भी शामिल था। ठीक है, सर्बिया शामिल था, इसमें ऑस्ट्रिया शामिल था। ठीक है, अगर ऑस्ट्रिया ने जो डिमांड करी थी सर्बिया से, सर्बिया उसके ऊपर अगर कुछ डिसीजन लेता तो फिर ऑस्ट्रिया उसके ऊपर युद्ध डिक्लेयर नहीं करता, और युद्ध डिक्लेयर नहीं करता तो फिर बाकी सारी कंट्रीज को भी साथ आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहीं पर ये युद्ध विराम लग सकता था। लेकिन ऑस्ट्रिया ने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे सैनिक कार्यवाही और ज्यादा बढ़ गई और बाकी कंट्रीज भी साथ में आ गई। ठीक है, अगर सर्बिया की समस्या को देखें तो इसको हम देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती थी एक समाधान के रूप में। इसके लिए सैनिक कार्यवाही की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड ने भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए इस युद्ध को टालने के लिए। वो भी जल्दी से युद्ध में कूद पड़ा और जो उसके सहयोगी राष्ट्र थे वो भी इसमें कूद पड़े। मतलब जितने भी सारे सहयोगी राष्ट्र थे सब सर्बिया के साथ आ गए। तो फाइनली क्या होना था, दो ग्रुप में इसको डिवाइड होना ही था और एक छोटा सा युद्ध किस चीज में बदल गया, एक बहुत बड़े युद्ध में बदल गया। इसके लिए लास्ट में कह सकते हैं कि सभी जो राष्ट्र थे, सभी जो देश थे, वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। अगर हम परिणाम की बात करें कि युद्ध के क्या क्या परिणाम रहे, तो सबसे पहले तो आर्थिक परिणाम के तहत क्या देखेंगे, इसमें पार्ट लेने वाले जो देश थे बहुत ज्यादा उनका धन खर्च हुआ, उन्होंने अपनी सेना संगठित की। इसके अलावा क्योंकि ये युद्ध जल थल वायु में लड़ा गया था तो इसका खर्चा तो और ज्यादा बढ़ने वाला था ही। टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा इस पर खर्च करना शुरू कर दिया था युद्ध पर, और जिसकी वजह से इन्होंने अपने देशों में लोगों की हालत खराब करनी शुरू करी और टैक्सेस को बढ़ाना शुरू किया और अपने नागरिकों को धन भी इसको उधार लेना पड़ा। उन्होंने हथियार खरीदने, युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीजों को जुटाने के लिए भी बहुत ज्यादा व्यय किया, यानी खर्च किया। इस स्थिति में युद्ध के बाद मुद्रास्फीति को जन्म मिला, जिससे कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और हमने देखा था अभी लास्ट चैप्टर में कि किस तरीके से जो जर्मनी के लोग हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और पैसा नोट बहुत ज्यादा वहां पर छाप दिए गए थे। ठीक है, तो अति मुद्रास्फीति की कंडीशन भी वहां देखने को मिली। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर फिर राजनीतिक परिणाम की। अगर पॉलिटिकली देखें तो क्या हुआ, 4 राजतंत्र जो है थे वो समाप्त हो गए युद्ध के बाद। युद्ध समाप्त होते ही रूस, ऑस्ट्रिया, ओटोमन साम्राज्य और जर्मनी, यहाँ पर सुल्तान मतलब यहाँ के जो राजा थे उनका पद जो है वो हटा दिया गया। रूस में कौन था, सीजर निकोलस द्वितीय। जर्मनी में कैसर विल्हेम। ऑस्ट्रिया के स्मार्ट बोल रही हूँ, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स। और ओटोमन साम्राज्य के जो सुल्तान थे उसको अपना पद छोड़ना पड़ा था। अच्छा, ओटोमन साम्राज्य की जो बात हुई थी तब तो इंडिया से भी इसको रिलेट किया गया था, जैसे कि इंडिया में खिलाफत आंदोलन चला था, खलीफा को हटाने की बात हुई थी, तो ये सब चीजें भी साथ में है इसके। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर विश्व मानचित्र में काफी बड़ा परिवर्तन आया, साम्राज्यों का विघटन हुआ, साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे जो नए राष्ट्र हैं उनका भी उदय हुआ, यानी ये सब एग्जिस्टेंस में आने लगे। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस की जो सीमाएं हैं वो बदल गई, यानी जो बाउंड्रीज थी उसमें क्या हुआ,
बदलाव देखने को मिला। जैसे जर्मनी है, जर्मनी का बहुत सारा एरिया जो छीन लिया गया। राइनलैंड जो था वहां पर सैनिक रखने की अब आजादी नहीं थी, उसको हटा दिया गया था। इसके अलावा पोलैंड पर भी तो काफी सारे जो क्षेत्र थे वो बिल्कुल, अगर हम एक राष्ट्र की बात करें तो सेना सॉरी जो बाउंड्रीज है वो काफी बदल गई थी। बाल्टिक साम्राज्य, रूसी साम्राज्य स्वतंत्र कर दिए गए थे। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया था और वहां की परिस्थिति भी बदल गई थी। और जापान, जापान भी तो था ना। इस प्रकार जापान ने भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त किए। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो जापान है, जापान ने अपने भी कुछ उपनिवेश बनाए, नए उपनिवेश। और उसका मेन पर्पस क्या था, युद्ध में जो उसकी हानि हुई है, युद्ध में जो उसको नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए उसने कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके अलावा इराक को ब्रिटिश एवं सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। तो राष्ट्रों का विभाजन हो गया। ऐसी चीजों की तरह देशों को, लोगों को बांट दिया गया। कितना अजीब था ना। देश को बांट देना मतलब वहां के नागरिकों को, वहां के लोगों को बांट देना, और नागरिकों को हम दूसरे देश को सौंप रहे हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे नागरिकों को किस तरीके से रख सकते हैं। बहुत ही अजीब बात है। इमेजिन करो अगर हमारे देश को इस तरीके से, अगर खैर इतना गलत नहीं सोचना चाहिए, छोड़ दो इसको। हम अपने इंडिया में खुश है और हमारा इंडिया महान है और बहुत बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक परिणाम क्या हुए। विश्व युद्ध में समाज को पूरी तरीके से बदल दिया। जन्म दर में गिरावट आई क्योंकि लाखों युवा मारे गए थे। हमने देखा कि जो सैनिक भर्तियां हैं बहुत ज्यादा हो रही थी, और सैनिक भर्तियां होने की वजह से समाज में जो पुरुष थे उनकी कमी होने लगी, जिसकी वजह से महिलाओं को काम पे लगना पड़ा था। ठीक है, महिलाओं और बच्चों को काम पे लगना पड़ा था। 8 मिलियन लोग मारे गए थे, लाखों की तादाद में लोग घायल हुए थे, और विधवाओं की संख्या बढ़ गई थी, अनाथों की संख्या भी बढ़ गई थी। अपनी जमीन नागरिकों ने खो दी थी और अन्य देशों की ओर प्रवास किया था। वही वाली सिचुएशन है ना, जब हमसे हमारा घर ही छीन लिया जाए और उस घर को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए तो कैसी हालात रहे होंगे। महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आया। अब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया कारखानों, दफ्तरों में, क्योंकि पुरुष तो इतने थे नहीं, तो अब महिलाओं को काम करने के लिए आगे आना पड़ा। कई देशों में युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं को और अधिक अधिकार दिए गए। अब जब महिलाएं बाहर निकलने लगी, काम करने लगी, तो उनको पता चला, उनको लगने लगा कि हमारे भी तो अधिकार होने चाहिए, हमारे भी राइट्स होने चाहिए। तो उन्होंने राइट्स के लिए डिमांड रखी, और उनको वोट देने का अधिकार भी बाद में किसी तरीके से मिल ही गया। अगर हम उच्च वर्गों की बात करें, उच्च वर्गों ने समाज में अपनी अग्रणी भूमिका खो दी थी, और अब किस चीज का इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। युवा, मध्यम और निम्न वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने युद्ध के बाद अपने देश पुनर्गठन की मांग की। हमने देखा था ना, कुलीन तंत्र था और ये सब चीजें थी। और मध्यम वर्ग जैसे ही बढ़ा, इस मध्यम वर्ग में बड़े बड़े व्यापारी थे जो व्यापार के माध्यम से क्या करते थे, पैसा कमाते थे। इसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील और कुछ उद्योगपति जो कि कपड़े का काम करते थे। तो ये सब लोग कैसे थे, काफी ज्यादा पैसा आ गया था, और पैसा आने से क्या होता है, शिक्षा आती है। और शिक्षा का पता ही है सबको, शिक्षा आने के बाद तो फिर मैटर बदल ही जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, हमें पता चलता है हमारी क्या क्या डिमांड, सॉरी हमारे क्या क्या राइट्स हैं। तो इसलिए राष्ट्रवाद की भावना भी पनपी थी। वर्साई की संधि की अगर बात करें तो 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, और प्रथम विश्व युद्ध के आधारित रूप से इसको समाप्त कर दिया गया। वर्साई की संधि दुनिया को दूसरे युद्ध की तरफ ले जाने, वैसे तो रोकने के लिए थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी कहीं ना कहीं यही संधि बनी थी। अब हम बात करेंगे वर्साई की संधि की, कि वर्साई की संधि में क्या क्या चीजें हुई थी। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं, कुछ एक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश को लेकर, यानी प्रदेशों में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो फ्रांस ने अल्सास और लॉरेन जो थे उनको वापस ले लिया था। ठीक है, उनको वापस से अपनी ही बाउंड्री में मिला लिया था। यूपेन और मालदेमी बेल्जियम के पास चले गए थे। कहाँ चले गए थे, बेल्जियम के पास। इसके अलावा पोलैंड की अगर बात करें तो जो प्रशिया का जो क्षेत्र था, यानी प्रशा भी बोल सकते हैं इसको, इससे पूरे तरीके से अलग कर दिया था। जो पूर्वी क्षेत्र थे इनको पोलैंड ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था, जिससे पूर्वी जो प्रशा थी वो क्या हो गई थी, बिल्कुल अपने क्षेत्र से अलग हो गई थी। यानी प्रशा जो है उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेनमार्क।
होल्स्टीन। ठीक है, डेनमार्क ने इन पर क्या कर लिया था, इन पर कब्जा कर लिया था, इन दोनों पर। और हालत खराब भाई जर्मनी की हुई थी सबसे ज्यादा ही। जर्मनी ने जितने भी उसके उपनिवेश थे सारे ही खो दिए थे। जर्मनी ने अपने औद्योगिक क्षेत्र भी खो दिए थे, अपनी सेना भी उसको खोनी पड़ी थी। ठीक है, काफी सारी चीजें हुई थी इसके साथ। अगर हम सैनिकों की बात करें तो क्योंकि ये जो संधि थी ये जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था और सबसे ज्यादा जो भुगतान था वो जर्मनी को ही करना था। तो जर्मन जो सेना थी उसके ऊपर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, कि तुम यहाँ इस बाउंड्री के ऊपर सेना नहीं रख सकते, और उसमें काफी ज्यादा कटौती कर दी गई थी और निषेध कर दिया गया था उसको सेना रखना। और राइनलैंड सबसे इंपॉर्टेंट है ये, राइनलैंड जो था उसका विसैन्यीकरण कर दिया गया। विसैन्यीकरण सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विसैन्यीकरण का मतलब है मिलिट्री रखने के लिए मना कर दिया गया था, इस एरिया में मिलिट्री ही नहीं रखी जाएगी। ठीक है, युद्ध सुधार की अगर हम बात करें तो इसमें जर्मनी को पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया और बोला गया कि जो हानि हुई है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, तो हानि और क्षति जो है उसके ऊपर थोप दी गई। यानी सबकी हानि का हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा, तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। और दोबारा से आपको पता है डावस जो योजना थी वो इसी के तहत आई थी। मतलब जर्मनी दोबारा से कंसिडर किया गया था जब जर्मनी में हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वहां के लोगों को बेरोजगारी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी। तब अमेरिका ने दोबारा से इसके ऊपर डावस योजना जो है उसके तहत दोबारा से इसकी शर्तों को तय किया था, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा कठोर तरीके से जर्मनी के ऊपर संधि थोपी गई थी। इसके अलावा कुछ और भी संधियां थी, देख लेते हैं। न्यूली की संधि, इसमें बुल्गारिया के साथ हस्ताक्षर किए गए छोटे बाल्कन देशों को बहुत अधिक क्षेत्रीय नुकसान हुआ और बुल्गारिया के अनेक क्षेत्र जैसे यूनान, युगोस्लाविया और रोमानिया को दे दिया गया। सेवर्स की संधि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सेवर्स की संधि थी तुर्की के साथ हस्ताक्षरित हुई थी। सेवर्स की संधि बहुत ज्यादा कठिन थी, इसमें तुर्की के राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व किया और इसके अंतर्गत ओटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया और इसके अनेक क्षेत्र यूनान और इटली को दे दिए गए। फ्रांस को सीरिया तथा फिलिस्तीन, इराक और फ्रांस जॉर्डन को ब्रिटिश मैंडेट के अंतर्गत ला दिया गया। अब हम फाइनली बात करते हैं वर्ल्ड वॉर और भारत की। यानी ये सब कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन भारत का वर्ल्ड वॉर 1 के साथ क्या संबंध रहा, इम्पैक्ट पड़ा। तो जैसा कि हमें पता है हम लोग जो भारतीय थे काफी ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना तो हमारे अंदर थी ही, और हम लोग माई बाप समझते थे किसको, अंग्रेजी रूल को। यानी हम उस भावना, देखिए जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना 1918 में, तो आपने देखा होगा गांधीवादी जो युग था जो हमने पढ़ा था, तो गांधीवादी युग में 1918 के बाद की ही तो सिचुएशन थी जब बहुत ज्यादा आंदोलन गांधी जी ने शुरू करे थे और काफी ज्यादा चीजें हुई थी। तो 1918 तक वेट चल रहा था। तो 1914 में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इंडियंस को लगा कि, इंडिया के जो नेता हैं या कांग्रेस की बात करें, इनको लगा कि शायद अगर हम युद्ध में इनके साथ ब्रिटेन के साथ हम पार्टिसिपेट कर दें तो शायद ये हमें बदले में क्या दे देंगे, फ्रीडम दे देंगे या फिर हमारी कंट्री को आजाद कर देंगे। इतना ही नहीं तो कम से कम स्वशासन का तो अधिकार थोड़ा बहुत दे ही देंगे। मतलब हमें थोड़ा सा अधिकार तो मिल ही जाएगा खुद रूल करने का, उनकी सरकार भी होगी लेकिन थोड़े से हमें राइट मिल जाएंगे। लेकिन और इसी वजह से जो गांधी जी है, गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। क्या कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट, क्योंकि गांधी जी ने बोला देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस युद्ध में भर्ती होने के लिए, यानी सेना में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए बोला। तो इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे सैनिक थे जिन्होंने इस युद्ध में शामिल हुए, बहुत ज्यादा लोग शामिल हुए थे, इसी उम्मीद में कि फाइनली कुछ तो होगा। लेकिन आपको पता ही है 1918 में जब ये युद्ध खत्म हुआ तब वो सब परिणाम हासिल हमें नहीं हुए जो कि होने चाहिए थे। अब बात होती है युद्ध से जो सैनिक वापस आए थे उनका मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका था। ठीक है, और ये चाहते थे अब कि अब हमें राष्ट्रवादी जो भावना है, क्योंकि सैनिक भर्ती हुए कि कुछ होगा फाइनली देश के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे जनता को क्या किया, इन सैनिकों ने जनता का मनोबल फिर बाद में बढ़ाया। वापस लौटकर इंडिया में उन्होंने जनता का मनोबल बढ़ाया, क्योंकि एक ऐसे युद्ध से लौटकर आए थे जहां पर उन्होंने खूब विनाश देखा था। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ब्रिटेन का समर्थन तो हमने किया ही था, लेकिन हमें कुछ और ही चीजें भुगतनी पड़ी। पता ही है रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बाद हमने एक और चीज पढ़ी, जलियांवाला कांड जो हुआ था। तो
हमें कुछ अच्छा तो मिल नहीं रहा, कुछ बुरा ही हो गया था, है ना। तो ये जो कांड हुए थे इनसे लोगों में और ज्यादा असंतोष फैल गया था, यानी क्या हुआ, जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ हो गए थे लोग, क्योंकि हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही थी। असहयोग आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन भी चला था, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर साम्यवाद का प्रसार भी हुआ था भारत में। और हमारा जो आंदोलन था ना, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम, उसमें समाजवादी विचारधारा भी देखने को मिली थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये इतना काफी रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो यहीं पर फिनिश करते हैं अपनी एक क्लास, और नेक्स्ट अपनी क्लास में मिलते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 होगी। इसके बाद हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक बच जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। जल्दी से इन दोनों टॉपिक्स के साथ मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तभी तक आप जो न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दो, और चैनल को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है।